हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर और वो है हमारा यूपी टेट। यूपी टेट 2011 से 2026 तक का जो पूरा इतिहास रहा यूपी टेट का, वो किस प्रकार से रहा उसके बारे में मैं आज की टॉपिक में बात करने वाला हूं आपसे। यूपी टेट 2011 में 72,825 शिक्षक भर्ती आई थी। 13 नवंबर 2011 को यूपी टेट परीक्षा आयोजित हुई और जब आयोजित की गई तो 25 नवंबर 2011 को परिणाम घोषित किया गया। पहली बार 2011 में ही यूपी टेट शुरू हुई थी। यूपी टेट का पेपर पहली बार 2011 में शुरू हुई, ध्यान में रखना। यहां पे जब शुरू हुई तो 13 नवंबर 2011 को परीक्षा आयोजित किया गया और जब परीक्षा आयोजित किया गया तो 25 नवंबर 2011 को इसका रिजल्ट भी दे दिया गया, यानी कि परिणाम घोषित कर दिया गया। और जब परिणाम घोषित किया गया तो 30 नवंबर 2011 को 72,825 पदों का विज्ञापन जारी हुआ। यानी अब यहां पे विज्ञापन जारी कर दिया गया। आप यहां पे समझना, विज्ञापन जारी कर दिया गया और जब विज्ञापन जारी किया गया तो टीईटी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप में बहुत सारे विवाद होना शुरू हुआ। यहां पे बहुत सारा विवाद होना शुरू हुआ। जैसे सबसे पहले हम यहां पे समझते हैं कि यह अनियमितताओं क्या होता है। अनियमितताओं, तो अनियमितताओं का मतलब होता है परीक्षा में गड़बड़ी करना। इसका सीधा सा मतलब है परीक्षा में गड़बड़ी करना। परीक्षा में गड़बड़ी का मतलब यह है कि प्रश्न पत्र और आंसर की ये दोनों का डिफरेंट होना, ये दोनों का डिफरेंट होना। कहने का मतलब कि अगर सेट ए का मिलान हम कर रहे हैं आंसर से तो सेट ए ही होना चाहिए ना आंसर भी। तो सेट ए क्वेश्चन सेट बी में आंसर है, सेट बी का क्वेश्चन सेट सी में आंसर है। तो यहां पे क्वेश्चन अलग था और आंसर अलग था। बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो गलत भी दे रखे थे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिखने को मिला। कुछ अभ्यर्थियों को अनुपस्थित दिखाया गया जबकि वो बच्चे प्रेजेंट थे, एग्जाम में बैठे थे, लेकिन उनको एब्सेंट लगा दिया गया। यहाँ पे जो है डुप्लीकेट रोल नंबर जारी होने की भी बहुत ज्यादा शिकायत आया था कि डुप्लीकेट रोल नंबर जारी किया गया। तो ये सब एक कारण था, अनियमितताओं के आरोप लगे इस एग्जाम पे। और जब आरोप लगे ना तो 7 दिसंबर 2012 को नया विज्ञापन फिर से जारी कर दिया गया। जब आरोप लगा तो आरोप लगने के बाद 7 दिसंबर 2012 को नया विज्ञापन फिर से जारी कर दिए गए। और जब जारी किया गया विज्ञापन तो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। मामला जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। फिर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। यानी 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला यह हुआ कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अब जब आगे बढ़ाया जाए तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब यहां पे आप देख रहे हो ना कि पहले वैकेंसी आई, वैकेंसी आने के बाद उसमें गड़बड़ी हुआ और गड़बड़ी होने के बाद जो है इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ले जाया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद जो है इस केस को सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अब ये जो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट जो आया ना, इसमें मुख्य योगदान शिव कुमार पाठक का रहा है। शिव कुमार पाठक का, क्योंकि यह केस अब यूपी गवर्नमेंट वर्सेस शिव कुमार पाठक के बीच यह जो है होना शुरू हो गया। यह जो लड़ाई थी अब राज्य सरकार और शिव कुमार पाठक ये दोनों जो है यूपी गवर्नमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर आए। अब जब ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई हुई और इस पे जब सुनवाई हुई तो 2017 में फैसला आया कि भर्ती विवाद पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए। और जब इस पे निर्णय लिया गया ना 2017 में, तो जो फैसला आया उसमें सीधा सीधा यह बताया गया कि कोर्ट ने कहा कि टीईटी अंकों को वेटेज देना अनिवार्य नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि टीईटी जो है ना उसके अंकों को वेटेज देना अनिवार्य नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार का 15वां संशोधन वैध है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो 15वां संशोधन है वह वैध है। यानी पहले से नियुक्त 66,000
655 शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो सुरक्षित रहेगी, क्योंकि कुछ बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, इसमें कुछ बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। तो वही कोर्ट ने कहा कि 66,655 शिक्षकों की जो भर्ती है वह वैध मानी जाएगी। यानी यही 2017 का फैसला 72,825 भर्ती केस का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। अब मेरे भाई यहां पे आप समझना एक्चुअल में क्या हुआ। वैकेंसी जो है ना, वैकेंसी वो तो 72,825 थी, वैकेंसी टोटल 72,825। अब 72,825 व्यक्ति जो है स्टूडेंट वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। कहने का मतलब यह था कि 66,655 जो यहां पे सिलेक्शन हुआ 2017 में, कहने का मतलब कोर्ट का यह था कि क्वालिफाई इतना ही स्टूडेंट ने किया जिसको सिलेक्शन दिया गया। बाकी जो सीट जो रेस्ट बचा ना, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीट निकाल दी थी। अब जब मान लो कि बहुत ज्यादा सीट जब निकलेंगी तो हो सकता है कि सभी के सभी सीट फुल ना हो, सभी के सभी सीट फुल नहीं हो। जैसे एसबीआई ने एक बार क्या है कि 8,000 वैकेंसी निकाली थी और 4,000 बच्चा ही क्वालिफाई किया, तो फिर से एसबीआई दोबारा से वैकेंसी निकाला और फिर बच्चा ने फॉर्म भरा था और फिर जाकर उसका सिलेक्शन हुआ। तो यहां पे भी जितना ज्यादा सीट निकला था ना उतना बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिसके बाद बहुत सारे सीटें रह गई। तो जब सीटें रह गई तो गवर्नमेंट ने यानी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो भी सीटें रेस्ट रह रहा ना, तो यूपी गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो किस नियम के अनुसार बच्चे का सिलेक्शन करेगा वो अपना नियम खुद बनाए। और दूसरी बात यह कि नए तरीके से जो है वैकेंसी लाकर और वो जो 12,000 सीट जो रेस्ट जो बचा है ना उसे फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा प्रस्ताव रखा, बहुत सारा मतलब नियम वगैरह बनाया। अब यहां पर देखो, यहां पे तो इतने सारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। अब जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ उसने केस किया है, उसने केस किया, यानी आगे जो लड़ाई जो चल रही है ना उन बचे हुए सीट के लिए लड़ाई चल रही है कि आखिर अब उन बच्चों का क्या होगा जो सिलेक्शन नहीं लिया है, जो 12,000 जो सीट बचे हुए हैं अब उसका क्या होगा। अब उसी पे विवाद चल रहा है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है 12,091 सीट जो है ना ये फिल नहीं किए गए थे, 12,091 सीट फिल नहीं किए गए थे। अब इसमें से 4,000 सीट जो है वो काउंसलिंग में शामिल हुआ। अब देखना 12,091 में 4,000 सीट फिर से काउंसलिंग में शामिल हुआ, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चा जो था ना वो कोई और जिला से भर दिया था, किसी का नाम में गलत था, किसी का नंबर गलत था, तो किसी न किसी कारणवश बहुत सारे बच्चे इसमें से भी रिजेक्ट कर दिए गए और फाइनली 391 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई। अब इनमें मैं बात कर रहा 12,091 में 4,000 का काउंसलिंग हुआ, लेकिन सिलेक्शन कितना का हुआ, 391 का सिलेक्शन हुआ। यानी 12,091 में मात्र 391 को सिलेक्शन हुआ, बाकी 11,700 लगभग अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं मिली और उनका मामला वर्षों तक कोर्ट में चलता रहा। यानी अभी जो कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो इन सीट के लिए मामला चल रहा है। अब यहां पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना वो बोल रही है कि हमारे यहाँ 6,000 सीट जो है वो टीचर का खाली है, लेकिन यहाँ पे भरना कितना है, 11,700 सीट भरना है, इतने बच्चे को जॉब देना है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट यह बोल रहा कि हमारे यहाँ 6,000 ही सीट खाली है, तो कैसे होगा। अब इसी पे लेकर कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसी को लेकर सुनवाई हो रही है कि आगे क्या किया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो और स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बच्चे 15 साल से जो है इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो कोई बढ़िया पॉजिटिव जो है ना यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आगे क्या हुआ, हजारों अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था यहाँ पे कि काफी सारे बच्चे को सिलेक्शन मिल गया और कुछ बच्चे को सिलेक्शन नहीं मिला, उसी के लिए आगे लड़ाइयां चल रही है यहाँ पे। तो हजारों अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली, शेष अभ्यर्थियों के दावों पर सुनवाई किया गया। अभी जैसा हमने बताया कि 12,091 मामला जो है इस पे सुनवाई चल रहा, इसमें से भी
391 लोगों का सिलेक्शन जो है वो हुआ है। जैसा कि अभी हमने बताया कि 4000 का काउंसलिंग हुआ, इसमें से 391 लोगों का सिलेक्शन हुआ, कुछ लोग इसमें भी छट गए और यहाँ पे 11,700 फाइनली बचा हुआ है। लेकिन कहने के लिए यहाँ पे 12,091 मामला शेष अभ्यर्थियों के दावों पर सुनवाई की जा रही है। 2024 में अपडेट आया, नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर नई कार्रवाई की गई और 2026 की स्थिति, कुछ याचिकाएं अभी भी लंबित है, यानी कुछ याचिका जो है अभी भी कोर्ट में ऐसे ही लंबित है। अब यहाँ 13 जुलाई 2026 को जस्टिस दीपांकर दत्ता बेंच के समक्ष सुनवाई की चर्चा हुई। अब देखो ये 13 जुलाई की बात है, हमें बताने का मेन मकसद यह है, आज का वीडियो बनाने के पीछे मेन मकसद यह है कि मैं आपको बताऊं कि 13 जुलाई को क्या हुआ है। 13 जुलाई को जो जस्टिस दीपांकर दत्ता, ये दत्ता जी जो हैं, इनके बेंच में क्या बातें रखी गई यूपी टेट को लेकर, इसके बारे में मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला था। लेकिन थोड़ा सा इतिहास भी हमने आपके सामने क्लियर कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में कि आखिर ये बेंच जो बैठा है ना, आखिर ये क्या है, किस चीज का बेंच बैठा है, दत्ता साहब जो है किस चीज का फैसला कर रहे हैं। और यहां पे देखो, जब जस्टिस दीपांकर दत्ता बेंच के समक्ष जब सुनवाई की चर्चा हुई तो फिर भी यहां पर फैसला जो है 100% क्लियर नहीं हो पाया। दत्ता जी जो है इसकी तारीख आगे बढ़ा दिए, यानी इन्होंने यह कहा दत्ता जी ने कि इससे पहले जो जस्टिस संजय करोर, इससे पहले जो जस्टिस संजय करोर, इनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी, इनके द्वारा जो बेंच में जो कार्रवाई की जा रही थी, संजय करोर के समक्ष जो भी सुनवाई की गई आज से पहले, यानी कि 13 जुलाई से पहले, वो सभी का रिपोर्ट जो है ना वो दत्ता साहब मांग रहे हैं, और वो भी संक्षेप में। दत्ता साहब का कहना बस ये है कि पहले जो भी सुनवाई हुई है ना उसे डिटेल्स में हमें नहीं चाहिए, हमें उसका कुछ सारांश चाहिए। सारांश यानी कि 4-5 पेज में हमें बनाकर पूरे केस के स्टेटमेंट को हमें दिया जाए, और उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मेरिट बेस पे जो है बच्चे का सिलेक्शन किया जाएगा। ये दत्ता साहब के बेंच ने ऐसा कहा है। क्लियर है? यानी दत्ता साहब ने फाइनली यह प्रस्ताव रखा है, यह कहा है कि अब आगे जो भी बच्चे का सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा। और दत्ता साहब जाने जाते भी हैं मेरिट के बेस के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि इनका जो मेरिट के बेस वाला जो बात है ना वो किस आधार पर है ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। आखिर मेरिट के बेस पे तो सिलेक्शन होगा बाकी बचे हुए कैंडिडेट का, लेकिन ये मेरिट के बेस ये कैसे तय किया जाएगा, किस मेरिट की बात की जा रही है, तो इन सब पे अभी कोई भी चर्चा नहीं हुआ है। बस अभी दत्ता साहब ने सिर्फ इतना कहा है कि ये संजय करोर साहब जो थे हमारे जस्टिस, उनके द्वारा जो भी उनके समक्ष जो भी कार्रवाई की गई है उस रिकॉर्ड को एक संक्षेप में 4-5 पेज में हमें दिया जाए, और फिर उसे पढ़ने के बाद मैं मेरिट के बेस पे आगे बच्चों का सिलेक्शन मैं करूंगा। लेकिन इसके लिए दत्ता साहब ने अग्रिम में डेट फिक्स कर दिए हैं, और वो डेट जो है वो मंडे को होगा। यानी अब जो मंडे का जो समय आ रहा ना, मंडे आज जैसे ट्यूसडे है, तो अब जो मंडे होगा ना तो मंडे को ये फैसला आने वाला है कि आखिर उन बच्चों का क्या होगा जो 15 साल से लगातार इस लड़ाई में शामिल हैं और लगातार वो लड़ रहे हैं अपनी सिलेक्शन के लिए। 15 साल बहुत होता है, 15 साल तक इंतजार करना बहुत बड़ी बात है ना। 15 साल बहुत होता है। अब यहां पे जो है देखो, डेट जो है अगला महीना में भी ले सकते थे दत्ता साहब, 20 दिन बाद भी ले सकते थे, लेकिन आखिर सोमवार को ही डेट आखिर इन्होंने क्यों लिया? तो सोमवार को डेट लेने के पीछे ऐसा लग रहा कि इनका भी मकसद यह है कि जल्द से जल्द इस सुनवाई को जो है क्लियर किया जाए, जल्द से जल्द जो भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं उसे सिलेक्शन हो और ये केस जो है खत्म हो जाए। तो जस्टिस दत्ता साहब जो है इसीलिए रिपोर्ट मांगे हैं जल्द से जल्द, और अगली सुनवाई जो है सोमवार को होंगी। तो सोमवार को बाकी फैसला आ जाएगा कि आगे क्या होगा, यानी कि किस बेस पे दत्ता साहब जो है वो सिलेक्शन दिलवाएंगे बच्चे को,
आखिर मेरिट के बेस पे दिलवाएंगे तो मेरिट के बेस पे किस प्रकार? वही है वर्तमान स्थिति। अभ्यर्थी अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, अभ्यर्थी अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। और वो अगली सुनवाई कब होगा? तो अगली सुनवाई मंडे को होगा। इसके लिए मंडे को डेट जो है वो फिक्स की गई है। यूपी टेट 2011 कुल पद 72,825। इतनी वैकेंसी के लिए जो है आज तक लड़ाई चल रही है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। 15 वर्षों का संघर्ष और कानूनी लड़ाई ये अभी भी जारी है। तो इसका अंतिम फैसला का इंतजार रहेगा हमें और आपको भी। फिर सोमवार को जैसे ही फैसला आएंगे मैं फिर आपके सामने लेकर आऊंगा कि आगे क्या हुआ, आपकी सिलेक्शन जो है वो किस प्रकार से होंगी, आखिर दत्ता साहब के बेंच में क्या रिपोर्ट फाइनली आया है। फिर हम शाम को मिलेंगे आपके साथ मंडे को। धन्यवाद।